आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बायो सावर्ट का नियम को विस्तार से समझाने और बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये 12th के फिजिक्स का दोस्तों काफ़ी वीवीआई टॉपिक में से एक है दोस्तों। तो इसे समझना और जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप लोग अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है उसे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बायो और सावर्ट का जो अर्थ होता है दोस्तों वो दो वैज्ञानिक के नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे बायो सावर्ट का ही नियम है। यहाँ पे बायो एक अलग वैज्ञानिक थे दोस्तों और सावर्ट अलग वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिक दोस्तों फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो ये जो बायो सावर्ट ने नियम दिया, क्या नियम दिया दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बायो सावर्ट ने सन 1820 ईस्वी में दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक तार के कारण इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बायो सावर्ट जो दोस्तों दो अलग अलग फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1820 ईस्वी में धारावाही चालक तार के कारण इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके संदर्भ में एक नियम दिया है, जिसे ही हम लोग बायो सावर्ट नियम के नाम से जानते हैं और बायो सावर्ट नियम कहते हैं। तो धारावाही चालक तार क्या होता है दोस्तों कि धारा जब किसी चालक में दोस्तों धारा प्रवाहित होती है तो दोस्तों उसे हम लोग धारावाही चालक तार कहते हैं। अब चलिए इसके नियम को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बायो सावर्ट का क्या कहना है दोस्तों कि जब कोई यहाँ पे ए बी यहाँ पे चालक तार है दोस्तों, जब इसमें आई परिमाण का विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो यहाँ से जो दोस्तों आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो कौन सी बातें हैं दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। सबसे पहला बात है दोस्तों, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है दोस्तों। जब चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी है दोस्तों। तो ये जो बी होगा, ये बी जो हमारा है दोस्तों, ये प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसके समानुपाती होगा। तो यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल टू आई हमने लिख लिया है और इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सेकंड क्या कह रहा है, चालक खंड की लंबाई पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चालक की जो लंबाई होगी दोस्तों, ए बी की जो लंबाई होगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी हम लोग दोस्तों सिर्फ डीएल लंबाई के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसकी लंबाई को डीएल मानेंगे। आप लोग कुछ भी लंबाई को मान सकते हो जितना आपको मर्जी चाहे। तो यहाँ पे दोस्तों चालक खंड की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र जो बी है वो यहाँ पे लंबाई के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल टू डीएल। तो इसको भी दोस्तों हम लोग इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब चलते हैं तीसरे बात पर। तीसरा बात है दोस्तों, बिंदु P द्वारा चालक खंड पर बनाए गए कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ज्या का अर्थ क्या होता है। ज्या का अर्थ दोस्तों साइन होता है। ये दोस्तों साइन थीटा को ज्या बोलते हैं, कॉस थीटा को कोजिया बोलते हैं और टैन थीटा को स्पर्जिया बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो P बिंदु है, P बिंदु द्वारा यहाँ पे जो डीएल क्षेत्र द्वारा कोण बनाया गया है वो है यहाँ पे थीटा, और थीटा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ज्या जो है वो हो जाएगा साइन थीटा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो साइन थीटा के भी दोस्तों समानुपाती होता है, यानी यहाँ पे बनाए गए कोण के ज्या के। तो ज्या दोस्तों यहाँ पे साइन होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा के ये समानुपाती हो जाएगा और इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड दे दिया है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बारे में। चालक खंड से P बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा चालक का खंड जो कि हमने डीएल लंबाई का माना था, और इसकी जो दूरी है दोस्तों P बिंदु से वो यहाँ पे R है। तो ये जो R है दोस्तों, इस दूरी के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे P बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे B प्रोपोर्शनल टू 1/r² हम लोग लिख लेंगे और इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये चार चीजें अगर आप लोगों को समझ आए तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। पहला पॉइंट था दोस्तों, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे B प्रोपोर्शनल टू I को हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया है। अब सेकंड नंबर पे क्या कह रहा था, चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने जो चालक खंड की लंबाई जो माना था दोस्तों वो यहाँ पे हमारा डीएल था। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी होगा ये बी प्रोपोर्शनल टू डीएल हो जाएगा और इसको हमने इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिया है। फिर दोस्तों बिंदु P द्वारा चालक खंड पर बनाए गए कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो ये देखिए दोस्तों,
ये है हमारा बिंदु P और इसके द्वारा जो डीएल खंड पर कोण बनाया गया है वो थीटा है। अब ये थीटा है दोस्तों, तो यहाँ पे ज्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा, जिसे हमने इक्वेशन 3 दे दिया है। और चौथा और आखिरी पॉइंट देख लेते हो दोस्तों, चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे चालक खंड जो है दोस्तों वो डीएल है, और डीएल से r दूरी पर यानी P बिंदु स्थित है, तो r दूरी की है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होगा हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd और 4 को दोस्तों हम लोग मर्ज करके एक ही साथ लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे आपको सामने लिख देता हूँ दोस्तों। समीकरण 1st, 2nd, 3rd तथा 4 से। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे टेढ़ा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखने में कंफर्ट फील नहीं होता है सीधा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे टेढ़ा लिख रहा हूँ। यहाँ पे टेबल का जो पोजीशन है दोस्तों उसकी वजह से मैं यहाँ पे टेढ़ा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1st, 2nd, 3rd और 4 से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, बी आई के समानुपाती है, बी डी एल के समानुपाती है, और ये बी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये साइन थीटा के समानुपाती है, और ये आर दूरी के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग यहाँ पे सभी को मिला करके क्या लिख लेंगे, बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, और यहाँ पे बट्टे में दोस्तों हमारा हो जाएगा r²। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारा इक्वल का साइन आएगा, और इक्वल का साइन आएगा दोस्तों तो हमारा एक कांस्टेंट भी साथ में ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं k, और यहाँ पे ये दोस्तों जो पहले से चल रहा था वो पहले से चलेगा ही। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो k है इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये तो एक समानुपातिक नियतांक है, और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है μ0/4π। जी हाँ, तो इसका जो वैल्यू होता है μ0/4π। तो चलिए इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे, इसलिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो मान आ जाएगा दोस्तों μ0/4π इंटू आई ये dl साइन थीटा बटे में r²। जी हाँ दोस्तों, यही जो होता है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम होता है। अब मैं आप लोगों को μ0/4π का भी वैल्यू बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, μ0/4π बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के होता है। जी हाँ दोस्तों, अब μ0 का सिर्फ मान हम लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पे 4π इधर आ जाएगा दोस्तों, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4π इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये देखिए दोस्तों, ये μ0 का मान हमारा निकल के आ गया, और ये दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। और ये जो है दोस्तों ये बायो-सेवर्ट का नियम हो गया है। तो यही होता है दोस्तों बायो-सेवर्ट का नियम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको बायो-सेवर्ट का नियम अच्छे से समझ आया तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।